एक बार फिर देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। एक बार फिर आपकी जेब पर पड़ेगा महंगाई का डाका। ये कहना है अर्थशास्त्रियों का, ये कहना है तेल मामले के विशेषज्ञों का, विदेशी मामलों के विशेषज्ञ का, जिन्होंने साफ तौर पर अपने आंकड़ों से, अपने आकलन से ये समझने की कोशिश की कि 85 दिन बाद भी जब हॉर्मूज को लेकर कोई सही खबर नहीं आ रही कि हॉर्मूज का ये मार्ग खुलेगा या नहीं, तो इससे सीधा अंदेशा है कि अब भारत और ज़्यादा पेट्रोल की कीमतों को कम रखकर नहीं जी सकता। यानी कि पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी संभव है। आने वाले दिनों में भी मात्र 10 दिन के भीतर 3 बार पेट्रोल डीजल कीमतों में वृद्धि हुई। सीएनजी भी इसमें शामिल रही। लेकिन मामले पर जानकार क्या कहते हैं, अर्थशास्त्री क्या कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर का क्या मानना है, चलिए समझते हैं। कि ये बिल्कुल सही सवाल आपका है और मैं तो ये कहूंगा कि एक असली सवाल है इन्फ्लेशन को लेके। क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो चीजें होती हैं, फ्यूल में हर चीज का फीड होता है और जो ट्रांसपोर्ट, माल भाड़ा और सीपीआई इन्फ्लेशन, सब कुछ ये डीजल और पेट्रोल प्राइसेस के इंक्रीज होने की वजह से बढ़ सकता है। हमने अभी देखा था कि 3 रुपए का इंक्रीज हुआ था, फिर 90 पैसे और अभी 80 पैसे तकरीबन बढ़ाए गए हैं। तो ये डेफिनेटली इसका इन्फ्लेशन पे असर होगा। लेकिन एक मैथ्स है, मैं आपको सामने कुछ नंबर्स प्रेजेंट करना चाहता हूँ। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि इसको बढ़ाना जायज है या बढ़ाना अभी जायज नहीं था। देखिए, सबसे पहले हम तो ये देखेंगे कि हम 85% से ज्यादा हम अपनी एनर्जी जरूरत बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। और जब ये मार्च 2026 में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब बंद हो गया, ब्रेंट क्रूड $70 से बढ़ के 115 से 120 पर बैरल तक चला गया। यानी 60 से 70% का जंप आया सिर्फ कुछ महीनों में, 2-3 महीनों में। और इंडिया अपनी जरूरत का 85% बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। तकरीबन हमारा आधा हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आता था। तो आप इसका कैलकुलेशन समझिए कि हमारे ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट है। $10 अगर पर बैरल की इंक्रीज बढ़ोतरी होता है तो इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट को ये तकरीबन 40 से 50 बीपीएस बेसिस पॉइंट जीडीपी चौड़ा कर देता है। यानी कि अगर $40 का अगर इंक्रीज हो गया क्रूड के प्राइसेस में, तो ये कैट पर 2% का दबाव डाल सकता है। यही वजह है कि रुपी अपने ऑल टाइम लो पे है। आरबीआई कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी रुपी संभलने का नाम नहीं ले रहा है। आपने देखा होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआई जिनको बोलते हैं, वो काफी मात्रा में यहाँ से इंडिया से पैसे वापस ले जा रहे हैं क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो गिर रही है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 2 महीने लगातार सरकार और ओएमसीज जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती है, उन्होंने इस लॉस को, इस शॉक को ऑब्जर्व किया, जनता के ऊपर आने नहीं दिया। तकरीबन 25 से 30 रुपए का घाटा हो रहा था पर लीटर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की वजह से ये बर्डन उठा रही थी। और अगर हम पर डे की बात करें तो तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था। तो ये बहुत दिनों तक सस्टेनेबल नहीं है। कोई ट्रेजरी, कोई बैलेंस शीट इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जो प्राइसेस बढ़े हैं तकरीबन 5 रुपए पिछले 10 दिनों में, ये प्राइस हाइक नहीं है, ये एक दबाव था जो रिलीज किया जा रहा है। बिल्कुल रजनीश जी, एक सवाल और रहता है अक्सर, क्योंकि हम पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए तो बेशक नहीं है यहाँ पे, पर जब बात आती है सत्ता और विपक्ष के बीच इस तरह की चर्चा की, इस तरह के आप कह सकते हैं डिस्कशन की, तो वहां एक दूसरे पर आरोप ऐसे मढ़ दिए जाते हैं कि सरकार ने तो एक्साइज ड्यूटी कम की, लेकिन आप अपने राज्य में वैट घटा लीजिए। सामने वाली सत्ता कहती है आप अपने राज्य में घटा लीजिए। तो सर, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? असल में ईंधन की जो ये बढ़ती कीमतें हैं, इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल और कच्चे तेल के दाम, बाजार जिम्मेदार है या फिर घरेलू टैक्स भी कुछ संकट को दूर कर सकते हैं? नहीं, इसका तो सीधे बाजार जिम्मेदार है। और मार्केट में देखिए 2 चीज है, एक तो सप्लाई और दूसरा प्राइस। सप्लाई अभी हमारे हाथ में है। हमने अपने एनर्जी जो जरूरत इंपोर्ट करते हैं उसको हमने पूरा डाइवर्सिफाई कर दिया है। पहले 27 कंट्रीज से हम इंपोर्ट किया करते थे और अब 40 से ज्यादा कंट्रीज से हम इंपोर्ट करते हैं। और हमने ये इंश्योर किया, हमारी गवर्नमेंट ने, कि कहीं भी कोई भी पेट्रोल पंप ड्राई ना हो। और हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ फ्यूल की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो प्राइस है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो इंटरनेशनल मार्केट से चलता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से पूरी तरह बिगड़ गया है।
उसका हालत खराब हो गया है, और उसका इतना डीप असर हमारे ऊपर पड़ रहा है क्योंकि हम एनर्जी के बहुत बड़े कंज्यूमर हैं, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी के, आप सोचिए। और 85% हम बाहर से खरीदते हैं, सिर्फ 15% हमारी जरूरत हम अपने का हम खुद से निकाल पाते हैं ऑयल। 5 मिलियन बैरल तकरीबन हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो ये बाहर इंटरनेशनल मार्केट की वजह से ऐसा हो रहा है। आपकी जो बात थी कि क्या हम इस पे प्राइसेस कम कर सकते हैं, बिल्कुल कम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम किया तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें प्राइसेस कम कर सकती है, और वैट वगैरह कम करने से जनता के ऊपर इसका जो दबाव है वो कम आएगा। अब बहुत दिनों से आपने देखा होगा कि लोग बात कर रहे हैं कि ये पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को आप जीएसटी के दायरे में लाइए। क्यों नहीं लाते आप जीएसटी के दायरे में? एक्चुअली जीएसटी के दायरे में लाने से ये होगा कि जो मैक्सिमम टैक्स का रेट है वो 28% है। ठीक है, अभी जो टैक्स का रेट है वो तकरीबन मतलब स्टेट और वो एक्साइज ड्यूटी वगैरह मिला के 30 से 40 रुपए 50 रुपए तक का है पर लीटर। तो ये अगर एक्साइज इसमें जीएसटी के दायरे में आएगा तो प्राइसेस अपने आप बहुत कम हो जाएंगे। बहुत सारी स्टेट अपना रेवेन्यू छोड़ना नहीं चाहती, तो थोड़ा सा इसमें मैं पॉलिटिक्स भी देखता हूँ अपना। ये इनकी थोड़ी सी इनकी ट्रेजरी अफेक्टेड होगी, तो इस वजह से ये कम नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ राम कुमार जी भी जुड़ गए हैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए। बेशक एक बार फिर मैं राम कुमार जी बहुत शुक्रिया आपका वन इंडिया को वक्त देने के लिए। आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि हमारे साथ अर्थशास्त्री रजनीश जी हैं और हम पॉलिटिकल कुछ इस डिस्कशन को नहीं रखना चाहते। आप कई बार जुड़े भी हैं और हमारे दर्शकों को अच्छे इंसाइट्स आपने दिए हैं, एक अच्छी परिचर्चा का हिस्सा बने हैं। तो मैं सर आपसे समझना चाहूंगा पेट्रोल डीजल को लेकर ही, क्योंकि यहाँ पे कोई आरोप प्रत्यारोप मटने के लिए है नहीं आपके पास। सर टैक्स को लेकर बार बार सवाल थे, बार बार विपक्ष ही सवाल उठाता रहा कि एक बार फिर एक्साइज ड्यूटी कम कर लीजिए, या फिर 22 राज्यों में आपकी सरकार है तो वहां पर वैट कम करके आप राहत दे सकते हैं। एक और इनसाइट मैं जोड़ दूं अपने दर्शकों के लिए कि भारत उन चुनिंदा देशों में से है जिसमें बहुत कम तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, 3 से 5% के बीच वो बढ़ोतरी है। अगर आप अमेरिका में देखेंगे, म्यांमार, पाकिस्तान जैसे देशों में देखेंगे तो वो आंकड़ा 50 के आसपास, 50% के आसपास नजर आएगा। तो राम कुमार सर, आपसे पहला सवाल यही कि जनता 10 दिन में 3 बार पेट्रोल के बढ़ते दाम देख चुकी है, क्या अब दाम थम जाएंगे या फिर यहां से भी सरकार जो बोझ अभी नहीं संभाल पा रही उसका थोड़ा बहुत असर जनता को झेलना पड़ेगा, देश के लोगों को? देखिए, देश की जवाबदार सरकार है और बहुत कुछ तो रजनीश जी ने बताया आपको जी। और ये सरकार ने 75-76 दिन अपने हिसाब से संभाला भी है। जो भाग्यवान है हम लोग भारतवासी, जो ऑयल बॉन्ड का पैसा 2018 से 2026 1,45,000 करोड़ जाता था, 2026 में पेड हो चुका है। तो 3,23,000 करोड़ का जो बॉन्ड का किस्तें थी पूर्व की सरकारों की, तो उससे सरकार ने इस चीज को मैनेज किया। लेकिन कोई भी चीज मैनेज कितने दिन हो सकती है, क्योंकि सब चीजों का विकास के भी सारे कार्य चलते हैं। सरकार ने काफी कुछ किया है और अभी जो 3-4 दिन के दौरे में भी काफी कुछ हुआ है जी। काफी कुछ, जैसे ये अपना यूएई से जो उनका एक नया पोर्ट है, वहां पाइपलाइन से जाता है, वहां से अपने देश के लिए उन्होंने विचार विमर्श किया है। और पाइपलाइन का भी जो संघर्ष में 5 ट्रिलियन का उन्होंने आवंटन की भी बात की। वेनेजुएला भी वो सस्ते में डीजल पेट्रोल दे रहा है, लेकिन वहां से लाना बहुत कठिन है। अभी हॉर्मुज की समस्या है, दूसरा रूट है 25 दिन में आता है, हॉर्मुज से 3 दिन में आता है। तो समस्याएं हैं, पर रशिया भी पूरा साथ दे रहा है। और सब बड़ी समस्या ये है कि मोदी जी बड़ा खेला कर रहे हैं, इसके लिए हमको और तकलीफ हो रही है। कारण क्या है? यूएई से उन्होंने कहा हम दरम में और इंडियन रुपीज में पैसा देंगे, रशिया से वही चीज है। तो जहां जा रहे हैं वो डॉलर को गिराने की बात कर रहे हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज ट्रम्प, जो पहला भारत ही है जो डॉलर को नीचे गिराने के लिए हर जगह अपनी बात रखता है और संधि रखता है। और इसके लिए ट्रम्प तो बहुत कुछ नुकसान करना चाहता है भारत का। लेकिन मोदी जी इस समय जो डॉलर की बात गिराने की बात यूएई से करके आए, धर्म में करेंगे, थोड़ा सा संभालना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का टाइम है। हम हैं बीजेपी के, लेकिन जो बात है वो सच रखनी। राम कुमार जी, एक और जो मैंने शुरुआत में ही सवाल जोड़ा था कि केंद्र का टैक्स नहीं, राज्यों का वैट असली विलन बन रहा है इस तेल की महंगाई के दौर में। सर, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देश भर में
भाजपा हो चाहे एनडीए हो, एक अच्छी खासी पकड़ है उनकी, 22 राज्यों में लगभग उनकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारें हैं। तो क्या सर यहाँ से कोई राहत मिलने वाली है क्या जनता से? आपके राज्य क्या वैट में कोई कटौती करेंगे? कोई प्लान अगर आपका हो, आपकी सरकार का हो? देखिए, केंद्र सरकार ने डीजल पे टोटल खत्म कर दिया है, पेट्रोल पे 3 रुपया है, लेकिन वहीं पे विपक्ष की सरकार ने 5 रुपया और ठोक दिया। जो विपक्ष बोलता है हिमाचल और आंध्र और कर्नाटक में 5 रुपया वेट ठोक दिया उन्होंने, और ऊपर से हम लोग बात करते हैं कि महंगाई और दर कम नहीं। अरे आप कुछ नहीं कम कर सकते तो बढ़ाना तो नहीं चाहिए आपको? सर मैं वही तो कह रहा हूँ, विपक्ष की तो सर बात ही नहीं, इसलिए हमने पैनल में कोई विपक्ष का नेता रखा ही नहीं। हम तो सर सिर्फ जनता का दर्द, देश की समस्या पे बात करना चाहते हैं, इसलिए आपसे ही समझना चाहते हैं कि आपकी सरकार सर क्या कर पाएगी। विपक्ष को छोड़ देते हैं, अभी वो हमारे पैनल में भी नहीं। विचारधारा है जीएसटी के दायरे में लाने का, और सबसे बड़ी विरोधक ममता जी थी, अब वो खत्म हो गई। अब सरकार को 22 राज्यों में है, बचे 6 राज्य हैं, तो सरकार के पास बहुमत है। सरकार को जीएसटी के दायरे में जो इनका 1.5 साल 2 साल पहले विचारधारा थी उसको लागू करना चाहिए मोदी जी ने और उनकी सरकार ने। ये रजनीश जी ने कहा, मैं भी यही कहता हूं कि जीएसटी के दायरे में आएगी तो सारी समस्या, सबकी मनमानी खत्म हो जाएगी जी, बाकी सब चीजों पे। और जो घोषणा भी हुई थी कि जीएसटी वन टैक्स वन जीएसटी, तो उसमें कई चीजों में अभी लूपहोल्स है, ये भी हमारी सरकार को देखना चाहिए। बिल्कुल सर, लौटेंगे आपके पास। रजनीश जी से सवाल लें। सर रजनीश जी, इस महंगाई के दौर में जीडीपी, रोजगार, बेरोजगारी, इन सब बिंदुओं को, इन सब पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? ये बढ़ती ईंधन की जो कीमतें हैं, ये कितना प्रभावित करने वाली है आपकी नजरों में? आपकी समझ कैसे बता रही है इसे? इसका बहुत सीवियर इम्पैक्ट है, और जीडीपी का ये एस्टिमेट है कि तकरीबन 1% नीचे गिर जाएगी हमारी जीडीपी, और इन्फ्लेशन तकरीबन 2 से 3% बढ़ जाएगा। आरबीआई का जो टारगेट है उससे ऊपर भी जा सकता है। और अभी हमने देखा होगा कि रूपी वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन कंट्रीज करेंसी हो गई है। मतलब सबसे ज्यादा अगर गिरावट आया है तो रूपी करेंसी में हुआ है। तो उसका यही वजह है कि हम डॉलर में बहुत कुछ खरीद रहे हैं बाहर में। जैसे हम क्रूड में अगर देखें तो क्रूड 160 से 170 बिलियन हम डॉलर क्रूड पे खर्च कर देते हैं। सोना सेकंड नंबर पे आता है, 60 से 70 बिलियन डॉलर हम सोना बाहर से खरीदते हैं। एडिबल ऑयल हुआ, ऐसे हुआ। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने एक्चुअली जो ये वॉर है, अब हमारे लिए ये सिर्फ ऑयल और गैस का वॉर नहीं है, ये हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का वॉर हो चुका है। मतलब हमने हमारे रूपी के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट हो गया है। हम जो भी सामान इंपोर्ट करते हैं, क्रूड भी इंपोर्ट करते हैं वो डॉलर में करते हैं, और हम गोल्ड भी इंपोर्ट करते हैं वो डॉलर में खरीदना पड़ता है हमें। तो इसका आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक जनता से एक अपील भी करी थी कि आप अपनी पेट्रोल डीजल की जरूरतों को थोड़ा सा सीमित करिए, घर से हो सकता है तो काम करिए। और जो सोने की खरीद है, सोने को हम नॉन प्रोडक्टिव मानते हैं क्योंकि सोने से हम कोई मशीन नहीं बना सकते और बाकी सब चीजें नहीं हो सकती। तो आप सोने की खरीदारी तक कम से कम 1 साल तक इसको डिफर कर दे, क्योंकि हमारी जो कंट्री है अभी बहुत ही एक तरीके से इकोनॉमिक रूप से बहुत ही सीवियर डायरेक्शन में बढ़ने जा रही है, क्योंकि डॉलर का डिमांड बहुत हो गया है, रुपी गिर रहा है, और हमारे कंट्री में बहुत सारा टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट होता है। तो जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है वो उसका असर देखने को मिल सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि जीडीपी को 1% से 1.5% तक नीचे ले आएगा, इन्फ्लेशन को भी बढ़ाएगा। ये बहुत सीवियर इम्पैक्ट है। अगर 1 महीने में ये खत्म नहीं हुआ तो इसका हम असर आने वाले 1 साल में देखेंगे। तो ये थे अर्थशास्त्री रजनीश कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी ये मान लेना कि पेट्रोल डीजल की कीमतें अब स्थिर हो जाएगी, ये जल्दबाजी होगा, क्योंकि वैश्विक हालात अभी अनुमति नहीं देते। अभी भारत सरकार शायद पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ाती आपको नजर आने वाली है। बहरहाल मामले को आप कैसे देख रहे हैं? पेट्रोल डीजल की ये बढ़ती कीमतें आपको, आपकी जेब को कितना प्रभावित कर रही है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.